चली थी संविधान की। पिछले कुछ सालों में राहुल जी अपने हाथों में संविधान की किताब लेके चल रहे हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और बोल रहे हैं हम पूरे देश की जनता को कि हमें संविधान बचाना है। और ये संविधान का माहौल ऐसा हुआ भारत जोड़ो यात्रा से, उनकी यात्रा से लेकर अभी वो उसमें सत्याग्रह जुड़ गया है। हमारे देश में तो संविधान है ही, लेकिन संविधान होने के बाद सत्याग्रह क्यों? ये क्या नई बात हो रही है? ये सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं कब से? तो पिछले 1 महीने से, 1.5 महीने से, 2 महीने से। तुषार जी गांधी, ये महात्मा गांधी जी के ग्रेट ग्रैंडसन है, परपोते है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन सेवाग्राम आश्रम में होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि 2 अक्टूबर को दशहरे का दिन भी है और 2 अक्टूबर को जो आरएसएस एक संगठन है जिसमें एक, हम ऐसा बोलते हैं कि काला धब्बा लगा है उस संगठन में, देश के लिए विघातक है, उसको भी 100 साल होने जा रहे हैं। अगर आरएसएस के लोग यात्रा कर रहे हैं और अपना मनुस्मृति रख रहे हैं, वो एक अलग एजेंडा के साथ जो चल रहे हैं, तो हमें दिखाना है कि बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश को दिया हुआ संविधान और बापू ने जो स्वतंत्रता के पूर्व जो किया आंदोलन, सत्याग्रह, और हमें देश को स्वतंत्रता मिली, क्यों ना हम उस दिन से 29 सितंबर से लेके नागपुर से लेके पदयात्रा करें और सेवाग्राम तक पहुंचे। आज ये तीसरा दिन है और तुषार जी के साथ देश के कोने कोने से 100 से ज्यादा सिविल सोसाइटी के लोग जुड़े हुए हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा में भी थे और अलग अलग इसमें बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, देश जोड़ने का काम कर रहे हैं। वो आए और आज 70 किलोमीटर पूरा पैदल चलकर वर्धा तक पहुंचे हैं। हमारे साथ तुषार जी है। मैं राष्ट्र महाराष्ट्र के लिए आप सबका स्वागत करता हूं और तुषार जी आप हमारे साथ चर्चा कर रहे, वार्तालाप कर रहे, इसके लिए मैं आपका आभार तो व्यक्त करता हूं। लेकिन संविधान होने के बाद ये सत्याग्रह की बात क्यों? ये मेरे जैसे कई सारे व्यक्तियों के जो पदयात्री हैं उनके मन में है, देशवासियों के मन में है। अगर इसका व्यापक थोड़ा सा आप अर्थ बताए। तो मेरे साथ चंद्रकांत जटाले जी वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी आपसे सवालात करेंगे और कुछ साथियों उनके सवाल होंगे तो उसको भी आपको थोड़ा सवाल जवाब करना चाहिए। तो ये संविधान के साथ सत्याग्रह क्यों और पैदल क्यों चल रहे हैं और इससे क्या बदलाव हो सकता है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, पहले तो मैं ये कह दूं कि संविधान और सत्याग्रह दो विभिन्न चीजें नहीं है। वो एक ही वस्तु, एक ही जो हमारी एक कर्तव्य है, राष्ट्रीय कर्तव्य है, उसके दो पहलू। सत्याग्रह हुआ, आजादी मिली, उसके बाद संविधान प्राप्त हुआ हमें, और संविधान में सत्याग्रह करने का अधिकार हमको दिया है और ये अधिकार हमारे लिए एक कर्तव्य के स्वरूप में भी है। और ये जो जानकारी है वो हमने जनता तक ले जानी है। और हमारी परंपरा के अनुसार आज भी भारत में जो लोग पदयात्रा करते हैं उनके लिए भारतवासियों के दिल में एक सहानुभूति, एक आत्मीयता हो ही जाती है। हम जब उनके घरों तक पहुंचते हैं चल के, तो हमको जो वो लोग आवकार करते हैं, हमारा, हमको सुनते हैं, वो अलग होता है। और जब हम गाड़ियों में से जाकर एकदम से उनके बीच में उतरते हैं तो वो हमको एक अवाक होके देखते हैं।
तो पदयात्रा, सत्याग्रह और संविधान, ये हमारे मूलभूत, जो हमारी एक फितरत है, एक स्वभाव है, उसके अभिन्न अंग है और उनको हमने जोड़ना है। इसलिए ये पदयात्रा, संविधान और सत्याग्रह, और संविधान और सत्याग्रह के तहत बाबा साहेब आम्बेडकर और बापू की जो धरोहर है उसको क्लेम कर रही है। जो आरएसएस सारी चीजों को हाईजैक करने में माहिर होता है, उसको क्लेम कर रही है। और ये एक प्रायश्चित की यात्रा भी है कि बाबा साहेब और बापू के देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी एक विशारी संस्था 100 साल तक फली फूली और बड़ी हुई, तो उसका कहीं ना कहीं दोष हमारे सर पे भी आता है। तो इस पदयात्रा के माध्यम से हम एक प्रायश्चित भी कर रहे हैं कि हमारी निष्फलता आरएसएस की सफलता। सर मेरा सवाल आपसे ऐसा है कि राहुल गांधी जी से लेकर आज इंडिया गठबंधन जो है उसका हर एक नेता ऐसा कहता है कि संविधान खतरे में है। लोग भी सुन रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं कि संविधान खतरे में है। लेकिन ऐसी क्या घटनाएं हो रही है या आपको ऐसा क्या दिख रहा है इस देश में कि आपको लगता है कि संविधान धोखे में? क्योंकि लोग कंफ्यूज है। लोग ये हमारी बात सुनते हैं कि संविधान खतरे में है, लेकिन संविधान खतरे में है यानी क्या, कौन सी चीजें ऐसी घट रही है समाज में, देश में, कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि संविधान सही में खतरे में है? देखिए, मैं आपको फिर से यही बात कहता हूं कि ये जो संविधान है उसने हमको एक गुलाम के स्तर से उठाकर एक आजाद देश का नागरिक बनने का हमको एक लाभ दिया, क्योंकि संविधान आया इसलिए ये एक मुल्क बना। वरना आजादी के बाद ये बिखर सकता था। जो राजे थे वो अपनी सत्ता जमाने के लिए तत्पर थे। अगर वैसा होता तो ना हमें संविधान मिलता, ना हम नागरिक होते एक राष्ट्र के। हम 5000 साल की भले बात करें, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम गुलामी में रहे। चाहे वो परराष्ट्र बाहर से आए हुए राजाओं की गुलामी में रहे या हमारे खुद के राजाओं की गुलामी। हमारे खुद के राजाओं ने कभी उनकी प्रजा को नागरिक बनने दिया ही नहीं था। तो हम नागरिक बने संविधान के कारण, और जो संविधान ने हमको हक दिए, अधिकार दिए, उसके कारण हम नागरिक बने। और आज अगर हम देखें तो सबसे बड़ी हम पर जो असर करता है, जो वो हमारे मूलभूत अधिकार, जो हमें शिक्षा का दिया है, हमें आजादी दी है, धर्म की आजादी दी है, हमें आजादी दी है, हमारे अभिप्राय की आजादी, वो मूलभूत अधिकारों पर ही हमला हो रहा है। और अगर वो हमला हो रहा है तो वो संविधान के ऊपर भी एक तरीके से हमला है। आज हमें हमारा धर्म चुनने की आजादी नहीं दी जाती। मैं चुनने का शब्द इसलिए कह रहा हूं कि अब तक धर्म में जन्म से ही हमारा धर्म निश्चित हो जाता है, जिसमें हमारी कोई चॉइस नहीं होती। हम इच्छा नहीं बता सकते कि मैं हिंदू बनना चाहता हूँ, कि मुसलमान बनना चाहता हूँ, कि ख्रिस्ती बनना चाहता हूँ। लेकिन संविधान में ये प्रावधान था कि आप अपनी मर्जी से जो धर्म का पालन करना चाहो कर सको। आज बीजेपी के जो राज्य है, बीजेपी की सरकार वाले, उनमें एक के बाद एक धर्मांतर के विरुद्ध वो लोग कायदे ला रहे हैं। लोगों को धर्मांतर करने में सबसे ज्यादा अड़खले डाल रहे हैं। हाँ, जो साधु संत वो लोग करवाते हैं, प्रीस्ट करवाते हैं, मुल्ला मौलाना करवाते हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रही। लेकिन जिसको स्वेच्छा से धर्म बदली करना है या अपना धर्म तजना है, उनको भी उन कायदों से उसकी जो आजादी है उसको रोका जा सकता है। दूसरी बात मैं आपको करना चाहता हूँ कि हमको शिक्षा का अधिकार दिया है कि भाई ये शिक्षा सबको मूलभूत अधिकार होना चाहिए। लेकिन आज गरीबों को जिन स्कूलों में पढ़ने के कारण उनके बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो रहे थे, उनको बंद किया जा रहा है, उनका निजीकरण। वो सिर्फ शिक्षा प्रणाली के ऊपर एक अटैक नहीं है, वो संविधान के ऊपर अटैक है, क्योंकि संविधान में हमको शिक्षा का अधिकार मूलभूत दिया है। तो इस तरह से हमारे जो मूलभूत अधिकार है वो धीरे 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 कम किए जा रहे हैं। और ये जब अगर हम समझेंगे नहीं कि संविधान पर खतरा
जब बोलते हैं तो वो क्या होता है, क्योंकि हमने हमेशा उसको एक कोई काल्पनिक चीज हो ऐसा दिखाया है। लेकिन हमें अब बताना पड़ेगा कि ये तुम्हारे अधिकार संविधान ने दिए और ये तुम्हारे अधिकार इस सरकार छीन रही है। तो ये बातें हमको करनी पड़ेगी। संविधान को हमने सरल बना के लोगों को बताना पड़ेगा। आज संविधान की बात सब लोग करते हैं। कोई लोग होते हैं वो कहते हैं आमच्या भीमाचं संविधान, जी कोई लोग कहते हैं अरे संविधान बहुत बड़ा ग्रंथ है, वो बहुत कोई बड़ी चीज है। लेकिन संविधान क्या है? संविधान मेरी जिंदगी जीने की आजादी का एक लीगल स्वरूप, ये बात हमने लोगों तक पहुंचानी है। और ये यात्रा इस मकसद से निकली है कि हम संविधान के बारे में लोगों को जागरूक करें। सर, आप हमेशा इसकी बात कर रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी जिस तरह से वो अपना एजेंडा ये कर रहे हैं, और संविधान का जो आपने अभी बताया और आपके हर भाषण में भी ये हो रहा है कि ये ऐसे विरुद्ध दिशा में जा रहा है जो देश को हमने आगे जो लेके गए थे, अभी वो वापस पीछे जा रहा है। और जब हम संविधान की बात करते हैं, जैसे कि मैं दिल्ली में था बहुत सारे साल, और आपने जो शिक्षा का जो बताया है, अधिकार है, लेकिन जो किताबें होती है उसमें ही पूरा पन्ने के पन्ने फाड़ दिए जा रहे हैं। अब हमें अगर हम आगे कुछ पीढ़ियों में पूछेंगे लाल किला किसने बताया, ये रास्ता किसने बनाया और किसने ताजमहल किसने बताया, तो शायद वो अलग नाम आ जाएंगे उसमें। और ये पूरा इतिहास मोड़ तोड़ किया जा रहा है। आप लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं, हर व्यक्ति जो है हमारे जैसे पदयात्री है, ये सब लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगली पीढ़ी को न्याय मिले, वो उनकी ये ना हो कि बाकी जो ये चल रहा है उसमें फंस ना जाए। लेकिन मुझे बताइए सर, इसके लिए पर्याय तो एक ही है, सरकार बदलनी पड़ेगी। अगर सरकार बदलनी पड़ेगी उसके लिए माहौल भी बना है। 2024 का इलेक्शन जब हमने देखा, और अभी आपके पद यात्रा में ये भी ईवीएम का कैसा घोटाला करते हैं, कैसा वो भी दिखाया जा रहा है। लेकिन अभी वोट चोरी का जो मामला उठाया राहुल जी ने, उसमें भी हम कितना भी करें प्रयास, हम लोगों को जागरूक करें, लेकिन वोट चोरी होती होगी, यादों में जो लिस्ट है उसमें हेरा फेरी होती होगी, तो हमेशा तो वो चुनकर वही आने वाले हैं। तो फिर हमारे यात्रा का क्या होता है? तो क्या इसमें हाथों में शस्त्र लेना चाहिए, या फिर अहिंसा के मार्ग से हमें और एक गांधी आना चाहिए? इसीलिए हम सत्याग्रह के ऊपर जोर दे रहे हैं कि जब सत्याग्रह की बात करें तो वो अहिंसक क्रांति की। इस मुल्क को अब क्रांति की जरूरत है, ये हम नकार नहीं सकते। इस मुल्क को अगर हमने बचाना है तो क्रांति करनी होगी। अब क्रांति दो तो रास्ते से हो सकती है, और मैं समझता हूँ कि दोनों जायज रास्ते, या आप गांधी का रास्ता चुनो या आप भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रास्ता चुनो, पर वो जो उसका मकसद है वो राष्ट्र प्रेम से उभरता हो तो वो जायज है। पर अगर हमें हिंसक क्रांति से इस मुल्क को बचाना है तो हमें सत्याग्रह का महत्व जनता तक लेके जाना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सत्याग्रह को निष्फल और निर्बलों का अस्त्र दिखाने की कोशिश की है, आपके टी शर्ट के ऊपर जो आपने लिखा है मजबूती का नाम महात्मा गांधी, वो सत्याग्रह की मजबूती है। वो इंसान तो निर्बल था, लेकिन उसके सत्याग्रह की मजबूती है, जिसके कारण वो आज एक सुपर ह्यूमन की तरह हमको दिखाई देता है। और वो जो सत्याग्रह की ताकत है, वो उसका एहसास हमने लोगों तक पहुंचाना बहुत। सर, आप अभी भगत सिंह और गांधी जी की बात हम कर रहे हैं, तो वो जिनके खिलाफ लड़े वो अंग्रेज थे जब, बिल्कुल। और अंग्रेजों के खिलाफ सब स्वतंत्र सेनानी लड़े। तो जब अंग्रेजों का शासन था वो अंग्रेज, और आज जिनका हमारे देश पर शासन है ये बीजेपी आरएसएस, इनमें क्या फर्क देखते हो आप? ये दोनों में क्या फर्क आपको लगता है? चमड़ी का रंग, सिर्फ चमड़ी का रंग फर्क है। उनका विचार एक ही है, आचरण एक ही है। वो हमें गुलाम बनाना चाहते। देखिए, जब राजा महाराजाओं का शासन था
तो हम लोग प्रजा होते थे। प्रजा और नागरिक में फर्क है। प्रजा जो होती है वो राजा की मर्जी से जीती है और नागरिक जो होता है वो अपनी मर्जी से जीता है। और बीजेपी और आरएसएस हमें वापस प्रजा बनाना चाहती है, क्योंकि उन्होंने आजादी के वक्त भी राजाशाही को ही वापस लाने का अपना इरादा स्पष्ट किया था। और मनुवाद जो हम हमेशा बोलते रहते हैं, वो मनुवाद राजाशाही के कारण ही टिका रह सकता है। राज्य धर्म जो बात करते हैं उसको वो कहते हैं। तो अब हमने तय करना है कि हम प्रजा बनेंगे या हम नागरिक रहेंगे। ये फर्क लोगों तक हमने पहुंचाना पड़ेगा। आज लोगों को पता नहीं चल रहा है कि हम किस कदर से हमारा नागरिकत्व हमसे छीन लिया जा रहा है और हमको गुलाम प्रजा बनाने की एक पूरी साजिश बहुत कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। सर, इसमें ये मैं जोड़ना चाहता हूँ, जब बात नागरिकत्व की आती है कि मैं नागरिक हूँ इस देश का, ये मुझे पता है, मैं अपने मन में मतलब मैं नागरिक हूँ, लेकिन जब दूसरे के साथ कुछ होता है तो मैं शांत बैठता हूँ। परसों आपने एक बहुत अच्छी सोनम वांगचुक जी की बात उठाई, जो पर्यावरणविद है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल। वो कभी भी हमेशा गांधी के मार्ग पे जा रहे अहिंसावादी है, उनको उठा के अंदर डाल दिया। अब कब छूटेंगे पता नहीं, लेकिन देश में किसी का खून खवल ही नहीं रहा है। जो माहौल बनना चाहिए था, कल तुषार गांधी जी को अगर अंदर डाल देते हैं, या और चंद्रकांत जटाले जी, वो मजबूती का नाम महात्मा गांधी बोलते हैं, या मीठे बेरवाला साहब है, या कोई भी आंदोलनकारी, उनको अंदर डाल देते हैं और हम देखते हैं अरे जाने दो, मैं तो बच गया हूँ। अगर ये वृत्ति अगर हमारे इसमें है तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? ये सत्याग्रह कब तक चलेगा रहेगा? क्या अगली पीढ़ी ने भी, हमारे बच्चे आएंगे, उनके बच्चे आएंगे और ये चलते रहेगा, तो ये तो फिर अंग्रेजों जैसा ही हो जाएगा। तो इसको कोई टाइम डेडलाइन तो होनी चाहिए ना। आज 10,000, इसमें जो आज 10,000 रुपए दे रहे हैं बिहार में। क्रांति को डेडलाइन नहीं हो सकती। क्रांति को जब तक वो कामयाब नहीं होती तब तक क्रांति आहुति मांगती है। देखिए, घर में बैठे बैठे अपने कमरे में महफूज बैठे बैठे क्रांति कभी नहीं हो सकती। किताब लिखी जा सकती है, उसके ऊपर कई किताबें लिखी जा सकती है, क्रांति नहीं हो सकती। क्रांति हमको सड़कों पे उतर के करनी पड़ेगी और उसके लिए शहादत देनी पड़ेगी। और शहादत देना यानी क्या, हमको जान देने की जरूरत नहीं, लेकिन जिंदगी का समय हमको देना पड़ेगा। हमको हमारी स्वार्थ को छोड़कर निस्वार्थ प्रजा के लिए, हमारे हमारी समाज के लिए लड़ना होगा, काम करना होगा। और हमको उस किसान की तरह हमारा ध्येय साध्य करना होगा जो अपने बुढ़ापे में फल का एक पेड़ लगाता है और उसकी मुआवजत करता है, उसको पालता है, पोसता है। वो जानता है कि उसके फल जब आएंगे तब शायद वो रहेगा नहीं खाने के लिए, लेकिन वो ये भी जानता है कि अभी अगर वो उस बीज की, उस पौधे की सेवा करेगा तो उसके बच्चे और उनके पोतियां वो फल खा के आनंद उठाएंगे। क्रांति करने वालों ने भी अपने लिए क्रांति नहीं करनी होती है, वो भविष्य के लिए क्रांति करते हैं। और अगर हमको करना है तो हमने भी यही सोचना होगा कि हमें उसका फल मिले ना मिले, कहीं ना कहीं जाकर हम वो बीज बोए कि जिसके कल फल के झाड़ उगेंगे। सर, गुजरात के आईपीएस ऑफिसर संजू भट्ट जो अंदर है, बहुत सालों से अंदर है, उसके बाद 700 किसानों की शहादत हो गई। बिल्कुल। जो किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली में। अभी सोनम वांगचुक जी है, जो गांधी मार्ग से आंदोलन कर रहे थे, उन्हें भी अंदर डाल दिया गया है। तो ये गांधी मार्ग से चलने वाले सब लोग थे। किसान आंदोलन भी जो हुआ वो गांधी मार्ग से ही हुआ। तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा जब इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई। कृषि कानून पर लेने पड़े, लेकिन जो संजीव भट्ट अंदर गए या सोनम वांगचुक जी अंदर गए या देखिए, किसान कानून वापस लेने पड़े, ये हम अपने आप को दिलासा देते हैं, क्योंकि उसके बाद उन्होंने जो कानून रिप्लेस किया उससे, वो जो किसान लड़ रहे थे वही सारी चीज उसको थोड़ा चिकनी चुपड़ी भाषा में दिया है। किसानों का कोई फायदा नहीं। किसान आज भी मजबूर है कि वो लड़ता रहे। ये सरकार चालाक सरकार है। इसीलिए मैंने, जब आपने मुझे पूछा कि अंग्रेजों और इनमें क्या फर्क है,
तो मैंने कहा चमड़ी चमड़ी के का। रंग का ही फर्क है सिर्फ। नियत का फर्क नहीं है, विचार का फर्क नहीं है, आचरण का फर्क नहीं तो ये तो आप ये जो बातें हो रही है कि ये सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 700 किसान मरने के बाद जालियनवाला बाग हत्याकांड जो है। हुआ था बिल्कुल। उसमें 1000 लोग मरे होंगे कोई आंदोलन में, उसके बाद ये किसान आंदोलन हुआ और इतनी निर्दयी ये सरकार है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो 4 दिन की अगर यात्रा निकलते हैं हम और यहाँ से संविधान सत्याग्रह हम यात्रा निकलते हैं, तो इससे सरकार को कोई फर्क पड़ेगा या इसका इससे क्या फलित क्या होगा, इसका इसका क्या फल क्या मिलेगा? जनता को बोलिए या हमें बोलिए या देश को बोलिए या समाज को बोलिए। जब बापू ने दांडी कूच की बात की, प्रस्ताव रखा कि मैं दांडी कूच करूंगा, जी तो अंग्रेजों ने कहा कि बुढ़ा चलता है, चल दे तो क्या फर्क पड़ता है, जी नमक उठाने वाला है ना, क्या फर्क पड़ेगा आपको। कांग्रेस ने कहा कि आप क्या कर रहे हो, नमक उठाने से कोई क्रांति होती है क्या। पर मोतीलाल नेहरू जी ने 21 पन्नों का खत बापू को लिखा कि भाई आप ये बेवकूफी मत करिए, हम सब हास्यास्पद बन जाएंगे और फिर हमारे ऊपर कोई एतबार नहीं करेगा, भरोसा नहीं करेगा। बापू की जिद रही कि नहीं यही करना होगा। वो 21 दिन चले, 26 दिन चले, सब लोग, वाइस रॉय ने कहा चलने तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे कुछ नहीं करना है हमको। जब जिस दिन उस बुड्ढे ने नमक उठाया, अंग्रेजों की नींद हराम हो गई। हमको भी ऐसे ही प्रयास करने हैं। हर प्रयास में हम वनडे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं कि भाई 50 ओवर के बाद जीत होगी कि नहीं उसकी चिंता करें। हम एक लक्ष्य के साथ चल रहे हैं। ये यात्रा हुई, उसका फायदा नुकसान जो भी हुआ वो हम देखेंगे, प्लान करेंगे आगे की यात्रा, आगे के जो हमारे आंदोलन होंगे उसमें उससे तजुर्बे से हम फायदा लेके और कुछ करेंगे। लेकिन ये लड़ाई चलती रहेगी और इस यात्रा की याद जहां जहां से हम गुजरे वहां के लोगों को रहेगी कि कोई आया था, हमारे लिए आया था, हमसे कुछ मांगा नहीं, हमसे कुछ मांगा नहीं, ये बात उनके जहन में रहेगी। क्योंकि नेता आते तो वो मांगने आते हैं। मगर इसमें एक बात नोट कीजिए, ये कोई साधारण से यात्रा नहीं रही है। आज भी मैं देख रहा था कि लोग प्रोफेसर जगमोहन जी के भी पैर छू रहे। तुषार गांधी से लेकर तुम्हें देखा कि हम लोगों ने गांधी जी को नहीं देखा, बापू को नहीं देखा, आपको देखा है पैर छूते हैं। वो छूने नहीं थे वो अलग बात है। शिव सैनिकों को मैंने देखा है जो बम्बई के इलेक्शन के दौरान हम लोग काम करे उद्धव जी के साथ। मैंने देखा कि गांधी बापू का जो लोगों का जो लगाव है ना, वो जितना भी बोल दे, मगर गांधी जी इस देश की आत्मा है। प्रोफेसर जगमोहन जी को भी याद मैंने देखा कि किस कल प्रकार का से मैं रीच आउट हो रहा है कि भगत सिंह उन्होंने देखा मगर आंखों उन्होंने देखा। तो ये यात्रा आजादी की वो धारा को साथ में ला रही है, आजादी की एक यूनिटी बन रही है और ये उसी में से वो सत्याग्रह का एक बड़ा मार्ग हम लोग ढूंढ रहे हैं। कल हम लोग चल रहे थे, गांव के बाहर कुछ महिलाएं खड़ी थी। वो उनको पूछा कि भाई क्यों खड़ी हो आप, तो बोले हमको पता चला है कि गांधी का कोई वंशज आ रहा है इधर से। हाँ तो बोले, मैंने पूछा उनको कि भाई कौन है वो, तो वो आ रहा है, हम लोग उसी इंतजार में थे। फिर किसी ने, वो मेरे साथी ने बोला कि ये है जो तस्वीर जो देख रहे हो वो ये है। जैसे ही उसने मेरी तरफ उंगली उठाई और बोला कि ये है, वो महिलाएं सीधी मेरे पैर में गिर गई। We can't understand बिल्कुल। something happening in this country. और जो उन्होंने वो भाव दर्शाया, एक बूढ़ी महिला आई मेरे पास, गांव में हम लोग रुके थे, गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन कल कल का एक किस्सा है ये। हम रुके थे वहां पर, मेरे पास आके बैठी और फिर मेरे को बोलती है, मी तुझ्या आजोबाच्या घरी गेले। मैंने बोला कुठे गेले, सेवाग्रामला। वो बोले तुझ्या आजोबाच्या घरी गेले। तो ये जो आत्मीयता है वो दर्शाता है कि कितना भी कोशिश कर ले, जो दिलों में बात बसती है ना वो निकल नहीं सकती। ये बात तो ठीक है, दिलों में जब तक हम है, महात्मा जी से लेके हम ये चाहते, देश का मूड क्या है सर, गांधी परिवार, नेहरू परिवार, ये दो बातें आती है। तो अभी नेहरू परिवार यानी इंदिरा जी वगैरह तक बात है, अब गांधी परिवार की बात आती है तो उसको राहुल गांधी जोड़ते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि गांधी परिवार यानी बस वो तुषार जी तक बात आती है और हम उसी के तरफ देखते हैं कि इन्होंने करना चाहिए। हम बिल्कुल
इनका काम है करने का, और जो सुख मिलता है बाकी फल जो मिलेगा। फल मिलने की बात है, वो फल हमें मिलना हमें मिलना चाहिए। आज हम जिनके लिए कर रहे हैं, एक नेता मुझे मिला, एक मंत्री था, परसों की बात है। विकास जी, आप दिल्ली में रहते हो, राहुल जी से बार बार मुलाकात होती है, पत्रकार हो आप, तो उनको एक बात बताओ। अभी तुषार जी भी बिहार जाके आए कि बिहार का टेम्पो जो है ना, भारत जोड़ो का टेम्पो अच्छा रहा, 2024 में अच्छी सीटें मिली, वो सोचते हैं। अभी ये बिहार का टेम्पो 29 तक रहना चाहिए। मैंने बोला भाई साहब, आप मंत्री थे, आप क्या कर रहे हो? आपने आपके मतदार संघ में कितना यादियां ऐसी हुई, गलत नाम आ गए, किसी का काटे, उसके लिए क्या किया? उसके लिए वो शांत बैठा, कुछ बोल ही नहीं सका। जब जिनके लिए हम कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि हम सरकार चलाए, शुरू से पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी तक हम देखे, मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक, तो पूरे लगाव के साथ जो करते थे, तो ऐसा सर आपको माहौल दिखता है कि आगे ये लोग करेंगे कि सिर्फ शॉर्टेज देखेंगे और आप लड़ते रहेंगे? और दूसरा बात, राहुल जी को पप्पू करके ये क्या था, वो प्रदेश में ही जाता है करके, तुषार जी कहाँ पे है, तो वो तो विदेश में है, और लोग देख रहे हैं आपकी तरफ। तो इसमें कैसे आप आगे क्या करना चाहते हो, और इसमें क्या मैसेज देना चाहते हो जो लोग भी चाहते हैं? मेरा मैसेज यही है कि मैं लोगों के लिए बात नहीं कर सकता, मैं अपने लिए बात कर सकता हूँ। मेरा ध्येय ये है कि मेरे से ये राष्ट्र के लिए जो कर सकता हूँ वो मैं करूंगा। और जिन लोगों को सत्ता का मोह है वो सत्ता में जाए, और मुझे उसका भी एतराज नहीं। सिर्फ ये है कि सत्ता के साथ जो कर्तव्य आते हैं वो करते रहे। और राहुल जी जो कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ना ही अपने पक्ष के लिए वो कर रहे हैं, वो इस राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। और जो चिंता वो व्यक्त कर रहे हैं वो उनको इस राष्ट्र की चिंता है, इसलिए वो व्यक्त कर रहे हैं। ये बात हमने समझना बहुत जरूरी है। वो विदेश जाते हैं या विदेश में चले जाते हैं, वो उनका निजी मामला है। वो जब यहाँ रहते हैं तो पूरे तन मन से वो इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। आज अगर वो वोट चोरी का मामला उठा रहे हैं सब जगह पे, तो वो इसलिए नहीं है कि कांग्रेस इलेक्शन हार रही है। वो जानते हैं कि वोट चोरी हो ना हो, जनता का समर्थन नहीं मिलेगा तब तक वो जीतने वाले नहीं है। लेकिन उनको ये चिंता है कि ये वोट चोरी का नतीजा कहीं ये ना हो जाए कि पूरी जो हमारी इलेक्शन प्रणाली है उसी को ही खत्म कर दिया जाए, उसी को ही भ्रष्ट किया जाए। आपने बिहार का कहा तो आज ही आया है सर का रिपोर्ट जो आया, 68 लाख वोटर हटा दिए और 28 लाख वोटर बढ़ा दिए वोटिंग लिस्ट में से। और उसमें एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यही आई है कि 28% मुस्लिम वोटरों को उन्होंने काट डाला है उसमें। यानी जो साजिश है वो खुली है, हिंदू राष्ट्र की साजिश है। और हिंदू राष्ट्र ही नहीं, मनुवादी हिंदू राष्ट्र की साजिश है कि उसमें जो भी चुनौतियां आए, जो बाकी 28 लाख वोटर काटे हैं उन्होंने मुसलमानों को छोड़कर, वो सुनिश्चित वोटर है जो उनको मालूम है कि वो महागठबंधन को वोट देना है। और यही सर का पूरा जो साजिश है वो अब वो लोग पूरे भारत के ऊपर लादने वाले हैं, हर स्टेट में वो ये करेंगे। और इसलिए हम कह रहे हैं कि संविधान खतरे में, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे संवैधानिक आधारों पर, अधिकारों पर से आती है। इसमें से वही बात जोड़ूंगा संविधान को लेकर, जहां से बात हमारी शुरुआत हुई थी कि बाबा साहब के संविधान ने मुझे वोट का अधिकार दिया। आज वो वोट का अधिकार मेरा महफूज नहीं है। मैं वोटर हूं नहीं पता, मैं सिटीजन हूं मुझे नहीं पता। आधार कार्ड भी आज आधार नहीं है वो मेरा सिटीजन का। मैं वोट कर सकता हूँ आधार कार्ड को लेकर, मैं सिटीजन हूं कि नहीं मुझे पता नहीं। ये हालत ये सरकार ने, और ये सरकार भी बोलना मुश्किल है क्योंकि जो चोरी करके आई है वोट की, वो मेरी सरकार भी नहीं हो सकती। 2019 और 24 का चुनाव क्लियर कट वोट चोरी का है। महाराष्ट्र का चुनाव क्लियर कट वोट चोरी का, हरियाणा का चुनाव वोट चोरी का मुद्दा, ये बातें स्पष्ट हो चुकी है। तो हम लोग जब वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं कि बेसिकली संविधान ही खत्म हो जाएगा जब मेरा एक आइडेंटिटी था, एक भारतीय नागरिक का, अगर वही मेरा आधार नहीं रहा, मेरी नागरिकता नहीं रही, तो मैं देश में कहाँ रहा। दैट इज द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आज हम लोग को वहां तक पहुंचा दिया। इसलिए सीएनआरसी के आंदोलन के दौरान
लाखों लाखों लोग सड़कों पे आके बैठ गए थे, सभी धर्म के लोग आ गए, मगर मुस्लिम औरतें ने आंदोलन को लीड किया था। वो आंदोलन ने देश को बदल दिया था। तो आज नागरिकता का सवाल संविधान के मुद्दे के साथ जुड़ा है। और ये सत्याग्रह देखो 1857 में उठा हुआ, 1947 में आजादी मिली। हम लोग ने आज उठाव किया 2029 से, मुझे तो लगता है कि हम लोग को रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये सरकार का एक ही आधार था, वोट चोरी। ना वो 2019 में जीते, ना 2024 में जीते। 2024 में 4 करोड़ 65 लाख का घोटाला है, 79 सीट्स का घोटाला, 161 सीट का रिजल्ट, ये रियलिटी। तो वोट चोरी एक बहुत ही केंद्रीय मुद्दा राहुल गांधी ने बना दिया। तुषार भाई भी सालों से ये सब बातें कर रहे हैं, हमारे के लोग का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और आपको और एक बात बताओ, अभी तुषार भाई अकेले नहीं, तुषार भाई चलते रहे, हम लोग काफी समय से एक साथ है, मगर हम भारत के लोग करके हम लोगों ने एक संगठन का निर्माण किया जिसको वो लीड करे, और मैंने देखा कि इतने हजारों लोग उसके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। तो इसलिए ये यात्राओं के माध्यम से सत्याग्रह संघर्ष, वो संघर्ष का मार्ग है, ये कोई आसान नहीं है रोज चलना, और जो भी हम लोग कर रहे हैं एक एक कदम संघर्ष होता है। तो ये संघर्ष के माध्यम से लोक जागरूकता, संगठन की ताकत, और देश को बचाने के लिए मैं मानता हूँ कि जनता तैयार है। आज नेतृत्व की जरूरत है, संगठन की जरूरत है। राहुल गांधी एक जगह से उठ रहे, तुषार गांधी दूसरी जगह से उठ रहे, कुछ बड़ा होने जा रहा है। मुझे ऐसा पूछना था, अभी आपने जो बताया कि हम भारत के लोग, जो संगठन आपने बताया, ये यात्रा किसी राजकीय पार्टी की यात्रा नहीं है। ये एक भारतीय नागरिकों ने, जो नागरिक है, जो खुद को नागरिक समझते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है, तो ऐसे लोग इसमें शामिल हुए हैं सब। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने निकाली थी, बहुत जबरदस्त उसको परफॉर्मेंस मिला, ये लोगों का प्रतिसाद मिला। लेकिन उनके पार्टी के जो लोग थे, जो नेतागण थे, वो टेम्पो जो था वो यात्रा का, तो वो संभाल नहीं पाए, वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। अभी अगर ये यात्रा के बाद में अगर कुछ भी, ये जो लोग जुड़े हैं, दिल से जुड़े हैं लोग, और ये तुषार जी की वजह से जुड़े या संविधान की वजह से जुड़े हैं यहाँ पे, ये लोगों को अगर अगला आप कोई प्रोग्राम नहीं देते हैं तो ये भी टेम्पो नहीं रहेगा, ये टेम्पो चला जाएगा। तो आपका ऐसा क्या ऐसा प्लान है आगे का कि आपको क्या के बाद में, क्या यात्रा के बाद में क्या करने वाले? प्लान बनता रहेगा, क्योंकि आंदोलन जो होता है, क्रांति जो होती है, वो ऑर्गेनिक होती है, वो अपने लाइफ साइकिल से चलती है, पैदा होती है। जैसे जैसे हमको इश्यूज मिलते जाएंगे, हम उसके ऊपर आंदोलन करते जाएंगे। हम कोई टाइम टेबल नहीं लगा सकते कि अगले महीने ये करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि ये एक प्रतिकार है। एक प्रतिकार के रूप में हम ये कर रहे हैं। लेकिन हमने ये भी जज्बा होना, ये जो अभी जो हमारी यात्रा है, उसमें ये साबित हुआ कि हमारे अंदर एक जज्बा है, हमारी जनता के अंदर एक जज्बा है, एक असंतोष है। उस असंतोष को हम चैनल कर रहे हैं। उसको कहते हैं ना कि एनर्जी को कंट्रोल करो तो वो उपयोग में आती है, वरना वो वेस्ट हो जाती है। ये जो असंतोष की एनर्जी है, उसको हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं अभी। उसके आगे कैसे उसके कार्यक्रम बनते जाएंगे, वो हम तय करेंगे, वो नेचुरली होगा। हमको तैयार रहना पड़ेगा कि जब जब मौका आए तब उसे हम चूके नहीं। सोनम वांगचुक को पकड़ा, आपने कहा हम शांत बैठे हैं, वो हमने चूक। उमर खालिद को पकड़ा, हम शांत बैठे, हमने गलती की। अब अगर कि आपने कहा कि मुझे पकड़ सकते हैं, इनको पकड़ सकते हैं, आप शांत बैठोगे तो हम स्टैन स्वामी का क्या हुआ आप जानते हो। दाभोलकर को मार डाला, कलबुर्गी को मार डाला, पानसरे को मार डाला, गौरी लंकेश को मार डाला। आरएसएस की अगर कोई धरोहर है, वो खून है। इसको हाँ। तो ये सारे लोगों को जो मारा है, वो हिंसा की जो एक उनकी परंपरा है, उसका नतीजा है। और उसी के कारण हम ये यात्रा जो कर रहे हैं, वो यात्रा का सीधा ये मायना है कि आपके 100 साल की जो आप प्रशंसा करते हैं, हम उसकी निंदा करने को आए। ये मकसद है उसका। और मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया। आज तक अगर हमने सबसे बड़ी गलती की हो तो हमने सिविल सोसाइटी और एक्टिविस्ट्स को पॉलिटिकल पार्टी से दूर रखा, और हमने बहुत अपने आप को बहुत बड़ा समझा कि हम बहुत पवित्र है, हम पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं चल। लोकशाही में आप जी रहे हो,
तो पॉलिटिक्स लोकशाही से अभिन्न अंग है। आप कैसे कह सकते हो कि हम पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे? वो गलत बात है। अब वो वक्त आया, आपने कहा कि कांग्रेस के अंदर ही क्षमता नहीं है कि वो निभा सके, उनका नेता कुछ करता है और फिर उस पूरे कार्य को वो पार्टी गवा देती है। जी। तो अगर हमको ये मालूम है तो हमने कांग्रेस के साथ होना चाहिए और उनको ये एहसास दिलाना चाहिए कि जो आप नहीं कर सकते वो हम आपको मदद कर रहे हैं करने के लिए। तो ये जो एक स्पिरिट है कि, और इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन का गोंद बनाया जो हमको सबको जोड़ सके। ये सारी चीजें हमको करनी होगी। हाँ, मैं जानता हूँ कि हम में से जो बुजुर्ग है जिन्होंने इमरजेंसी में कांग्रेस की ज्यादतियों को सहा, उनके अंदर कांग्रेस के खिलाफ एक गुस्सा है। वो जायज है, गुस्सा होना जायज है, लेकिन गुस्से के कारण उसका नुकसान करने की अगर हमारे में फितरत आती है तो वो भी गलत है, क्योंकि हम अगर अपने ही लोगों का नुकसान करेंगे तो हमारी लोकशाही कमजोर होती जाएगी और उनको तो चाहिए ही। इसीलिए प्रधानमंत्री इमरजेंसी की हर सालगिरह को बड़े जोर शोर से वो उत्सव की तरह मनाते हैं। हाँ, और इमरजेंसी से बुरा हाल हमारा करके रखा है। आपकी चैनल से मैं आखिर में एक अपील करना चाहता हूँ कि हम गांधी के लोग हैं। आपने बापू का शर्ट पहना, हम लोग गांधी के लोग हैं। हम हृदय परिवर्तन में मानते हैं। तो आपके चैनल से मेरी अपील है कि किसी को आरएसएस का हृदय मिल जाए तो हमें दिखाए ताकि उसका परिवर्तन हम कर सकें। सर, एक आखिरी सवाल पूछता हूँ कि राहुल जी को एक बीजेपी के नेता ने गोली मारने की बात की, यानी वो तो उनका कल्चर है, हाँ। वो उस तरह। क्या आपको डर नहीं लगता कि आप ऐसे कोई सिक्योरिटी नहीं आपके पास साथ? मुझे लगा जब आप आओगे तो आपके साथ पूरा इर्द गिर्द ऐसा कुछ होगा, कोई भी आता है आपको मिलता है, आपके साथ बुजुर्ग चल रहे हैं ऐसे, यानी थक भी गए, एक एक पैर एक करके चल रहे हैं, तो आप और कितनी सभाएं लेने जा रहे हैं आगे? यानी जब तक जो डरो मत निर्भय बनो आपने जो लिखा है, तो कि नहीं जो होगा सो देखा जाएगा, तो क्या आप खुद की केयर नहीं करना चाहते कि देखेंगे कि कैसा? देखिए, अगर फौजी जो होता है ना, वो कहता है कि जब तक जिस गोली पे मेरा नाम नहीं लिखा है वो नहीं लगती तब तक मैं मरने वाला नहीं। अगर किसी गोली पे मेरा नाम लिखा है तो भगवान भी मुझे नहीं बचा सकेगा, और अगर नहीं लिखा है तो बड़े से बड़ा हत्यारा है वो मार नहीं सकेगा। तो तब तक वो मुझे मार देगा, उसकी चिंता में मेरी जिंदगी को मैं गवा दूं। जब तक सांस है तब तक जो बांधता हूँ उसका काम करता रहूंगा। और आज देखिए, हमने सबने ये समझना चाहिए कि सिक्योरिटी एक स्टेटस सिंबल बन गई है कि मैं नेता हूँ, ये दिखाने के लिए 10 जन की सिक्योरिटी मेरे आजू बाजू होनी चाहिए। इसलिए मुझे एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दो, उसके लिए ही चमचागिरी मस्काबाजी करने में आधा जिंदगी निकल जाती है। और जिनको जिसको मारना है और जिसको मरना है वो कोई बचा नहीं सकता, उसको कोई फर्क नहीं है, रोक नहीं सकता। मारने वाले को भी कोई रोक नहीं सकते, मरने वालों को भी कोई बचा नहीं, इसकी फिक्र नहीं करता। एक पॉजिटिव नोट पे मैं खाली कहूँगा, हाँ। क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं पेसिमिस्ट हूँ नहीं। जो मैं देख रहा हूँ दृश्य, जो लोग का देख रहे इमोशनल्स जो देख रहे हैं, बहुत उम्मीद है लोगों को। और मेरा दूसरा मानना है कि इतना नफरत फैलाने के बाद भी वो देश को बांट नहीं पाते। ओके, क्योंकि मेरा जो अनुभव रहा है बचपन से जो आज तक भी मेरा अनुभव रहा है दोस्तों में। तीसरी बात मेरा बोलना है कि ये ओपन चैलेंज है मोदी जी को कि अगर बैलेट पेपर पे वोट होता तो ये नहीं जीत पाता। ये ओपन चैलेंज है। ओके, इसलिए मेरा बोलना है कि ये जो एक माहौल बना गया कि मोदी बहुत ही पॉपुलर है, हर 6 महीने एक पोल होता है कि देश का और दुनिया का वगैरह वगैरह। मुझे तो कोई पोलिंग आज तक हुआ नहीं, मैं जमीन का कार्य करता हूँ, मगर एक पोलिंग एजेंट ने मुझे कभी फोन नहीं किया। तो किसको पोल करते, किसको पूछते, आज तक मुझे पता है। मोदी इज नॉट दैट पॉपुलर, बीजेपी इज नॉट दैट पॉपुलर, इसलिए वोट चोरी से वो लोग सत्ता में आ रहे हैं और पूरा मीडिया का मैनिपुलेशन हो रहा है। आज जैसे पत्रकारों को मेरा तो सलाम है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे अच्छे पत्रकार बैठे जो आज ये यात्रा में हमारे साथ चल रहे हैं। ठीक है, कि आज आप सच्चाई पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं और आज निर्भय रूप से आप अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं।
कि आज दुनिया में पत्रकार मारे जा रहे, गाजा में तो आपको पता ही है क्या 270 पत्रकार मारे गए, और कल हम लोग काली संडल कर मार्च भी करने वाले। मगर आज वो परिस्थिति में जहाँ कॉर्पोरेट मीडिया बिक चुका है, जब कॉर्पोरेट राज देश पे आ चुका है, क्योंकि कॉर्पोरेट फैशन आ चुका है, हमारी देश की संपत्ति पूरी लूटी जा रही है, उस संदर्भ में ये लड़ाई अभी ऐसी हो चुकी है कि जन आंदोलन और राजनीतिक दल ये सबको साथ में आना होगा, और वो आ चुके हैं हम लोग, इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं। और उसमें से एक बड़ी ताकत बन रही है, आजादी की पूरी परंपरा को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं, संविधान के मूल्यों को लेकर आगे चल रहे हैं, और मैं तो मानता हूं कि जीत दूर नहीं है, जनता तैयार है, अभी आंदोलन आगे बढ़ रहा है। तो साथियों, हम भारत के लोग इस माध्यम से तुषार जी ने जो पहल शुरू की है, महाराष्ट्र में सेवाग्राम में आज कल पहुंचेंगे, तो ये यहीं पे रुकनी नहीं चाहिए। हमें संविधान बचाना है और हमें एकजुट होकर इस देश को, जो बापू ने हमारे को ये देश सौंपा है, स्वतंत्रता दी है, तो उसको आगे भी बरकरार रखना है। तुषार जी से हम मिलते रहेंगे, पूरे महाराष्ट्र में घूमने वाले हैं, देश में जाने वाले हैं। आप जैसे कई सारे यूथ उनके साथ जुड़िए और इस देश को हम आगे लेकर, एक मजबूती का नाम महात्मा गांधी जैसा हमने ये बताया है, तो हम आगे लेके जाएंगे, हम साथ में जुड़ते रहेंगे और देश को एक मजबूत देश बनाएंगे। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत तुषार जी।